Hello friends, welcome back to another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. तो previous video में हमने देखा था how we can find the solution of homogeneous differential equation with constant coefficient. तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है, एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है और उस पर्टिकुलर सोल्यूशन की मदद से हम यहाँ पे फॉर्म करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब तक हम जो भी कर रहे थे, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होता है, उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। बट आज इस वीडियो में हम रिवर्स चीजें करने वाले हैं। दैट मींस हमारे पास अभी सॉल्यूशन होगा और उस सॉल्यूशन की मदद से हम फाइंड करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम कंसिडर करते हैं एक एग्जांपल। तो ये आप देख सकते हो, ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 है और 2 है ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे कुछ भी दे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे 7 हो या 2 हो, यहाँ पे कांस्टेंट का तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। उसके बजाय कोई भी नंबर होगा तो भी चलेगा। और ये जो हमारे पास सॉल्यूशन दे रखा है, हमें इसके लिए फाइंड करना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे जाके ये टॉपिक बहुत यूजफुल होने वाला है। जब हम नॉन होमोजीनियस के लिए पढ़ेंगे तो वहां पे टॉपिक ऑफिस से लौट कर आने वाला है, बट इसीलिए इस टॉपिक को पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे हम फॉर्म करने वाले हैं एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका सोल्यूशन ये बनने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मुझे यहाँ पे टर्म दिख रहा है 7e⁻3x। अब e⁻3x आपको पता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखा है, जहां केस 1 की बात कर रहा हूं। केस 1 के अंदर हमने देखा था, अगर आपके पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि यूजुअली इस फॉर्मेट में होता है, अगर उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो उस टाइम पे जो सोल्यूशन है वो e⁻m1x इस फॉर्म में दिया जाता है। c1e⁻m1x प्लस c2e⁻m2x इस पैटर्न में दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज समझ सकते हो कि यहाँ पे जो m1 है, फिलहाल यहाँ पे कौन काम कर रहा है, 3 काम कर रहा है। तो ऐसे में जो आपका रूट हो जाएगा, पहला रूट वो कौन है, 3 उसका रूट बनेगा। मतलब कि आपके पास यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने वाले हो, जो कि यूजुअली इस पैटर्न का होने वाला है, और उसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसके पास डेफिनेटली रूट कौन होगा, 3 तो पक्का होने वाला है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन के पास फैक्टर कौन सा होने वाला है, m-3 तो पक्का होने वाला है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे 2x है। आपको मैंने ये भी बता रखा है, जो कि केस 2 था, केस 2 का एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। उसके अंदर हमने देखा था, अगर आपके पास रिपीटेड रूट्स होते हैं, सपोज m1 मेरे पास 2 बार ये रूट रिपीट हुआ है, तो उस टाइम पे हम सोल्यूशन लिखते थे c1 प्लस c2x फिर e⁻m1x, ऐसा हम पैटर्न में देते थे। बट आप एक चीज ध्यान दे सकते हो, यहाँ पे जो टर्म है x वाला टर्म वो इधर देखने को मिला है, और यहाँ पे c1 जो है वो 0 यूज किया गया है। मैं बात कर रहा हूँ 2x की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो c2 की चॉइस है वो कितनी है, 2 है, और c1 यहाँ पे टर्म देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे जो आपका रूट है वो कैसा होने वाला है, रिपीटेड रूट होने वाला है, जो कि m1 2 बार रिपीट हुआ है रूट। बट m1 की चॉइस क्या है, यहाँ e⁻ टर्म तो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर मैं इसको e⁻ के टर्म्स में लिखूं तो मैं इसको लिख सकता हूँ e⁻0x। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं जो m1 की चॉइस होगी वो क्या होगी, 0 होगी, और ये 0 2 बार रिपीट कर रहा है तो m-0 एक फैक्टर बन जाएगा। बट ये और एक बार रिपीट कर रहा है तो m-0 एक और उसका फैक्टर बन जाएगा। तो हमें फाइंड करना था ऑक्सिलरी इक्वेशन, और एक बार ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया तो उसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जिसके टोटल 3 रूट होने वाले हैं। एक रूट हमें 2x वाले टर्म ने दिया, और 2 रूट हमें बेसिकली 2x वाले टर्म ने दिया, और एक रूट हमें e⁻3x वाले टर्म ने दिया। और इसकी मदद से हम जनरेट कर सकते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि सिंपली बन जाएगा d-3 का स्क्वायर या d स्क्वायर बोल दीजिए, y = 0, जो कि आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। या फिर इसको दूसरे टर्म्स में भी हम लिख सकते हैं, जो कि आपका बन जाएगा dy/dx -3, और दूसरे टर्म में हम सिंपली लिख सकते हैं d²y/dx² = 0। दोनों ही टर्म्स सेम है। ये जो d देख रहे हो इसे डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं, और ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, कैसे एग्जांपल की मदद से हमने यहाँ पे फॉर्म किया हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके कोफिशिएंट कैसे है, कांस्टेंट है। तो कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले तो एक चीज हमेशा ध्यान दीजिए, जो भी हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन है उसके अंदर टर्म्स को ध्यान से देखिए, बारीकियों को ध्यान से देखिए। e⁻3x टर्म देखने को मिला और x टर्म देखने को मिला, अगर यहाँ पे cos और sin टर्म्स देखने को मिल जाते तो समझ जाइए हम केस 3 में, जहां पे हमने इमेजिनरी रूट्स या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स देखे थे, और केस 1 केस 2 केस 3 को अगर वाला वीडियो आपने देख रखा है तो इस वीडियो को आप बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाओगे। एंड अगेन इन सब टॉपिक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एक एग्जांपल सफिशिएंट नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए, हम बढ़ते एक और एग्जांपल की तरफ।
तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 जो कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दे रखा है जो कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है और इसी सॉल्यूशन के लिए हमें फाइंड आउट करना है इसके करस्पॉन्डिंग एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैं वही चीजें बताने वाला हूँ कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसको ध्यान से देखिए। अगर कॉस साइन या फिर दोनों ही टर्म देखने को मिले तो समझ जाइए यहाँ पे आ जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स रूट्स, और कॉम्प्लेक्स रूट के लिए केस 3 हमने वीडियो देख रखा है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए एक एक टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखते हैं 6 की तरफ और देखते हैं कि 6 हमें कैसे मिला है। यहाँ पे 6 बोले तो एक कोई तो भी आर्बिटरी कांस्टेंट हो सकता है या फिर उसको मैं C1 से डिनोट कर सकता हूँ। 6, 7, 5 कुछ भी यहाँ पे टर्म्स दे रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिलहाल हमारे लिए वो सिर्फ एक नंबर है। हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि जो भी इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगा उसके रूट्स क्या क्या होंगे। एक बार रूट्स बन गया तो रूट से करस्पॉन्डिंग में हम फाइंड आउट कर सकते हैं फैक्टर, और फैक्टर बन गया तो फैक्टर के बाद हम आसानी से उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले फोकस करना है कि रूट कैसे ऑब्टेन करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टर्म है वो है 6, और ध्यान दीजिए 6 के साथ में कोई भी एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, बट हम 6 के साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म को लिख सकते हैं जो कि मैं इसको लिखूंगा 6e⁻0x। ठीक है, अब प्लस अब यहाँ पे 3x को तब देख सकते हो, x का टर्म आया तो डेफिनेटली आप समझ जाइए x आए, x² आए, x³ आए तो समझ जाइए वहां पे रिपीटेड रूट्स हो रहा है। बट रिपीटेड रूट्स का आपको मैंने क्राइटेरिया बता रखा है जहां पे उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले आपका C1 आता है, फिर C2x आता है, फिर e⁻x जो भी आपका टर्म है वो आपको देखने को मिलता है, जिसे m1x हमने कहा था। अगर ये रूट्स 2 बार रिपीट होते हैं तो हमें सिर्फ x टर्म देखने को मिलता है, अगर 3 बार रिपीट हो गए तो x² टर्म देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये इस फॉर्मेट में है, दैट मीन्स यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि यहाँ पे जो रूट है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ x का टर्म है तो C1 टर्म नहीं है, तो C1 को हम लिख लेंगे 0 + 3 टाइम्स x, और इसको मैं बाहर लिख देता हूँ e⁻1x। तो यहाँ से आप समझ सकते हो जो m1 की चॉइस होगी, जो रूट रिपीट हो रहा है वो कौन है, 1 है, और 1 2 बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो बढ़ते हैं थर्ड टर्म की तरफ जो कि है cos x है, दैट मीन्स इमेजिनरी रूट्स है। और आपको पता है इमेजिनरी रूट्स बोले तो a + iota b फॉर्म, इस फॉर्म में दिखते हैं। अगर इस फॉर्म में आपके रूट्स है तो इस टाइम पे सोल्यूशन हम कैसे देते हैं, सिंपली e⁻ax आ जाता है, फिर C1 cos x आ जाएगा, cos bx आ जाएगा, फिर उसके बाद C2 sin bx, इस फॉर्म में हम उसका सोल्यूशन देते हैं। बट यहाँ पे आप देख सकते हो cos के साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, तो दैट मीन्स a आपका जो होगा वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो इसको हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो माइनस की जगह मैं ऐसा लिख दूंगा -e⁻0x ब्रैकेट के अंदर C1, क्योंकि cos जो है वो टर्म यहाँ पे प्रेजेंट है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो C1 की चॉइस हो जाएगी 1। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपली cos ऑफ bx, बट b की चॉइस आप कंपेयर करके देखोगे तो आपको अगेन 1 मिल जाएगी, और C2 का टर्म यहाँ पे नहीं है तो C2 के लिए हम सिंपली लिख देंगे 0। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि जो cos वाला टर्म है इसने हमें रूट्स कौन से दिए। रूट्स का फॉर्म होता है a + iota b, बट a की चॉइस आपने यहाँ पे देख ली होगी कि 0 मिला, तो 0 ± iota, और b बोले तो जो cos के साथ x के साथ जो टर्म होता है वो b होता है यहाँ पे, बट b की चॉइस यहाँ पे कितनी बन जाएगी, सिंपली 1। मतलब जो cos x है उसने हमें कौन सा रूट बना के दिया है, + iota 1, ये आपको रूट देगा। आई होप आपको ये जो तीनों टर्म है इन्होंने कौन कौन से रूट दिए वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पास जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट आपको पता चल गए हैं, तो सिंपली हम लिख सकते हैं द रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, रूट्स कौन कौन है। पहला जो था 6 उसने हमें कौन सा रूट दिया, सिंपली 0 रूट दिया, कॉमा, और ये जो टर्म है ये रिपीटेड रूट्स दिए, बट वो रिपीटेड रूट्स कौन थे, 1 और 1 थे, क्योंकि e⁻1x है और 2 बार रिपीट हुआ है। और जो cos x है इसने हमें कौन सा रूट दिया था, जो कि + iota 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास आ गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके रूट्स हमें मिल गए हैं, और इन्हीं रूट्स की मदद से हम फॉर्म करने वाले हैं फैक्टर। तो फैक्टर आपका बन जाएगा सिंपली m-0 m-1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा m + iota, और एक तरफ आ जाएगा m - iota। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो m यहाँ पे m-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा m² + 1 विच इज इक्वल टू 0। ये आपको मिल जाएगा सिंपली ऑक्सिलरी इक्वेशन, और इसी ऑक्सिलरी इक्वेशन की मदद से आप फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि m को रिप्लेस कर देना d से, तो आपको मिल जाएगा d-1 का स्क्वायर, d² + 1, और लास्ट में ऑपरेटर y विच इज इक्वल टू 0, जो कि आपका प्यारा सा होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है।
आई होप यहाँ पे हम जितने भी एग्जांपल कवर कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स कवर करने वाला हूँ जो कि अपकमिंग वीडियोस में आपको जरूर हेल्प मिलने वाली है कि आगे जाके हम सोल्यूशन फाइंड करने वाले हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वहां पे हमें ये मेथड को ऑफिस से यूज करना है। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स कवर करवाने वाला हूँ जो कि अपकमिंग वीडियोस में आपके लिए हेल्पफुल होगा। एग्जाम्पल 3 जो कि हमारे पास है y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, एक ही टर्म देखने को मिल रहा है और मैंने बता रखा है कॉस एक्स हो साइन एक्स हो या फिर दोनों ही हो, तो समझ जाइए वहां पे आपका आने वाला है कॉम्प्लेक्स रूट्स। और आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स के फॉर्म पता है कि किस फॉर्मेट में रहता है, यूजुअली a प्लस एन माइनस आयोटा b फॉर्म में होता है। अगर इस फॉर्म में अगर आपके रूट्स देखने को मिलते हैं तो उस टाइम पे हम सोल्यूशन लिखते हैं सिंपली y इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर ax, ब्रैकेट में आ जाएगा c1 cos ऑफ bx प्लस c2 साइन ऑफ bx। बट यहाँ पे आपको साइन का टर्म देखने को नहीं मिल रहा है तो डेफिनेटली c2 की जो चॉइस है वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। c1 टर्म देखने को मिल रहा है बट यहाँ पे माइनस साइन है तो c1 की वैल्यू कहीं ना कहीं -1 हो जाएगी। यहाँ पे अगर कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1, और एक्सपोनेंशियल टर्म इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है तो यहाँ से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो a की चॉइस है वो डेफिनेटली कितनी होने वाली है 0। a की चॉइस पता चल गई और यहाँ से आपको b की चॉइस पता चल गई जो कि है 1, तो यहाँ से आप उसका जो रूट है वो आप बता सकते हो कि रूट कितना आएगा। तो रूट आपका सिंपली आ जाएगा 0 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स आयोटा, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं प्लस एन माइनस आयोटा। तो आपके पास जो भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनने वाला है उस ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट कौन होगा, प्लस एन माइनस आयोटा होगा। एक बार ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके रूट्स पता चल गए तो वहां से हम उसका फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फैक्टर आपका बन जाएगा m प्लस आयोटा और दूसरा फैक्टर बन जाएगा m माइनस आयोटा, और फैक्टर की मदद से हम जनरेट कर सकते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि आपको मिल जाएगा सिंपली m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी का हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी है। और यहाँ पे जैसे ही आपको फैक्टर इक्वेशन मिल जाएगा तो इक्वेशन की मदद से आप सिंपली m को d से रिप्लेस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा प्यारा सा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4 और जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है ई रेज़ टू द पावर x है, या फिर इसको हम लिख सकते हैं ई रेज़ टू द पावर 1x। और आपको पता है केस 1 के अंदर हमने डिस्टिंक्ट रूट्स देखे थे और उसके अंदर अगर सपोज रूट होता है आपका m1 तो उस टाइम पे सोल्यूशन गिवन बाय y इक्वल्स टू c1 ई रेज़ टू द पावर m1x, इस फॉर्मेट में हम उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वही है, और जो भी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसके पास रूट्स कौन से होने वाले, सिंपली जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसके अंदर x के साथ जो भी कोफिशिएंट है वो उसका रूट बनने वाला है। तो रूट यहाँ से कंपेयर करेंगे तो हमें रूट मिल जाएगा सिंपली 1, मतलब ये जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है उसके पास सिर्फ एक ही रूट है जो कि है 1। अगर मैं बात करूं उसके फैक्टर की तो m-1 उसका फैक्टर आ जाएगा। अगर मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करूं तो इक्वल टू हम 0 कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन और m की जगह पे d से रिप्लेस कर दो, आपको मिल जाएगा सिंपली आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। बट d-1 है तो यहाँ पे y लगाना बहुत जरूरी है। शायद हमने प्रीवियस एग्जांपल में y नहीं लगाया था क्योंकि y तो ऑपरेटर है, और आपको पता है d जो होता है वो बेसिकली d बाई dx, यहाँ पे भूखा होता है एक फंक्शन का, जो फंक्शन मिलेगा उसको डिफरेंशिएट कर देगा, बेसिकली ऑपरेटर है। तो y लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमने प्रीवियस एग्जांपल में नहीं लगाया, तो इस बात का ध्यान रखिए। तो d-1 टाइम्स y इक्वल टू 0 इसका आंसर बन जाएगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 5 जो कि इस वीडियो का लास्ट एग्जांपल होने वाला है, और यहाँ पे हमारे पास दे रखा है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इसके करस्पॉन्डिंग में हमें फाइंड करना है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक टर्म को समझना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टर्म आ रहा है ई रेज़ टू द पावर 2x, आपको पता है केस 1 के अंदर हमने जो वे था सॉल्यूशन लिखने का वो ई रेज़ टू द पावर m1x था, मतलब ये जो है वो उसका रूट रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो जो 2 है वो उसका पहला रूट आ जाएगा। इस टर्म का काम खत्म हो चुका है क्योंकि यहाँ से हमने रूट आइडेंटिफाई कर लिया है। बात करते हैं सेकंड टर्म की, तो सेकंड टर्म में सिर्फ 2 है और ये तो बस एक नंबर है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का टर्म है ही नहीं, तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 0 ई रेज़ टू द पावर 0x, ठीक है। तो वो हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप चीज समझ सकते हो कि जो नेक्स्ट टर्म है उसके पास रूट कौन होगा, 0 होगा। तो जो भी इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा उसके पास रूट कौन कौन से होंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन हैज रूट 2 एंड 0, यही दो उसके पास रूट आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावा कोई रूट उसके पास नहीं है। रूट आपको पता चल गया तो सिंपली आप यहाँ से फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो पहला फैक्टर आ जाएगा m-2 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा m-0 विच इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल गया तो उसकी मदद से हम फाइंड कर सकते हैं हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। सिंपली m की जगह पे d से रिप्लेस कर दो तो d-2 आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली d आ जाएगा, और y लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि d बस एक ऑपरेटर है बट कोई फंक्शन पे वो ऑपरेट हो रहा है जो कि यहाँ पे y है, इसलिए हम y लगा देंगे। तो d-2 और dy इक्वल टू हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो
लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।